धैर्य खोते हुए सीवू चिल्लाया कि वो आखिरी बार पूछ रहा है, क्या म्यूंग जिवांग ने सेओ आग को किडनैप करने का आदेश दिया था? म्यूंग जिवांग ने पूछा, अगर हाँ तो क्या उसे ये पता था कि सीवू की असली ताकत उससे कहीं ऊपर है, लेकिन यही सब उससे पता था। अचानक सीवू आगे की तरफ झपटा और पलक झपकते ही म्यूंग जिवांग के सामने पहुंच गया। लेकिन म्यूंग जिवांग मुस्कुराया और सीवू की मुट्ठी पकड़ ली और कहा कि वो वाकई तेज है। उसने अपनी सारी सेंसेस लगाए थे, फिर भी वो वार लगभग चूक गया। म्यूंग जिवांग ने कहा कि सीवू उतना कमजोर नहीं जितना सोचा था, लेकिन बस इतना ही। म्यूंग जिवांग को एहसास हुआ कि सीवू की ताकत उसकी विल पावर से जुड़ी लगती है। अचानक म्यूंग जिवांग की मांसपेशियां फूलने लगीं, उसका आकार कई गुना बढ़ गया और उसके कपड़े फट गए। पैंडेमोनियम का लीडर म्यूंग जिवांग अब A+ रैंक की फिजिकल एनहांसमेंट अवस्था में था। म्यूंग जिवांग चिल्लाया कि उसे ये सब पता है कि जितना वो स्ट्रांग होगा उतना ही सीवू वीक होगा, और उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। सीवू पीछे की ओर धकेला गया, लेकिन उसने किसी तरह अपना बैलेंस वापस पा लिया और पैरों पर खड़ा रहा। उसके बाद उसने म्यूंग जिवांग को घूरा और अपने ब्रूज पर मुट्ठी रगड़ी। पिछले वार के बाद इस कमीने ने साफ साफ म्यूंग जिवांग को चौंका दिया था। लास्ट मोमेंट में भी सीवू उसे मारने में सफल हुआ था, जबकि D रैंक में ऐसा करने की क्षमता किसी में नहीं होती। म्यूंग जिवांग चौड़ी मुस्कान के साथ सीवू की ओर मुड़ा। उसने कहा कि उसने काफी कर लिया है और सीवू को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। फिर म्यूंग जिवांग ने सीवू की ओर इशारा किया और उसे पैंडेमोनियम में स्वागत कहा। कैप्टन्स में से एक ने हुनम से उसके डिसीजन को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन हुनम ने उसे चुप रहने का आदेश दिया। इसके बाद म्यूंग जिवांग ने स्वीकार किया कि सीवू में पर्याप्त पावर है। म्यूंग जिवांग ने पूछा कि इतनी पावर के साथ ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है। उसने कहा कि वे स्पेशल हैं और उनके और ऑर्डिनरी लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग उनकी दुनिया में लगभग कचरे जैसे होते हैं। म्यूंग जिवांग ने पूछा कि क्या इसे जस्टिस कहना सही है। वो बोला कि उन्हें उन कीड़ों द्वारा लिखे गए रूल्स क्यों मानने चाहिए। कीड़े उन्हीं रूल्स के अनुसार जिएं जो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। पावरफुल बीइंग्स जैसे वे इन रूल्स को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं हैं। म्यूंग जिवांग ने पूछा कि वीक के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का क्या मतलब है। उनकी दुनिया में वीक को स्ट्रांग के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, क्योंकि वे सुपर ह्यूमन हैं। स्ट्रांग को वीक को दबाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग कुछ भी कर सकता है। वे एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां स्ट्रेंथ ही पावर और जस्टिस तय करेगी, जहां कोई रूल्स या लॉज नहीं होंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस ले लो। तुम पी सकते हो, तुम लूट सकते हो। सीवू ने पूछा कि वो किस तरह की बकवास कर रहा है। फिर उसने माना कि उसने उसका स्पीच ध्यान से नहीं सुना, लेकिन लगता है कि म्यूंग जिवांग को किसी पर भड़ास निकालनी थी, इसलिए वो चुप रहा। उसने पूछा कि क्या जीवन की बकवास खत्म हो गई है। सीवू की बातों पर म्यूंग जिवांग गुस्से से जम गया और उसे लगा कि उसके प्रिंसिपल्स को रौंद दिया गया है। उसने पूछा कि क्या ये सब उसकी बहन की वजह से है। आखिर ऐसे इमोशंस में पड़ना मूर्खता है। सीवू को सच में क्यूरियोसिटी हुई कि ये मूर्खता क्यों है। म्यूंग जिवांग ने समझाया कि जो इंसान पर्सनल अटैचमेंट से कंट्रोल होता है वो वीक होता है, लेकिन सीवू ने तुरंत कहा कि ऐसा नहीं है। असल में इसका मतलब है कि वो ह्यूमन है और जिवांग जैसे स्टूपिड एनिमल नहीं। म्यूंग जिवांग चिल्लाया कि ये सब नॉनसेंस है। उसने माना कि उसने सीवू को मौका इसलिए दिया था क्योंकि उसकी एबिलिटीज इंप्रेसिव थीं, लेकिन अगर सीवू इस तरह अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना चाहता है तो बाद में वो पछताए नहीं। अचानक म्यूंग जिवांग की मसल्स और भी अधिक बढ़ने लगीं और उसकी गोल्डन चेन तक उसे सहन नहीं कर पाई। म्यूंग जिवांग ने अपना विशाल फिस्ट उठाया और कहा कि सीवू उसे हरा नहीं सकता। इसके तुरंत बाद उसने पूरी ताकत से पंच मारा। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने जीवन को भी शॉक कर दिया। सीवू को क्रश करने के बजाय म्यूंग जिवांग खुद पीछे फेंका गया। ये क्या हो गया? और इससे पहले कि म्यूंग जिवांग समझ सके, सीवू पहले से ही उसके सामने आ चुका था। म्यूंग जिवांग चिल्लाया कि वो दूसरी बार इस ट्रिक में नहीं फंसेगा, और लास्ट मोमेंट में उसने सीवू पर अचानक वार किया, लेकिन सीवू ने उसके पावरफुल ब्लो को अपने ही स्ट्राइक से डिफ्लेक्ट कर दिया। म्यूंग जिवांग समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। क्या वो सच में इस कीड़े से स्ट्रेंथ में हार गया? यह असंभव था। मौका पाते ही सीवू आगे बढ़ा और म्यूंग जिवांग के पेट पर जोरदार वार किया। दर्द से म्यूंग जिवांग एक पल के लिए बेहोश जैसा हो गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह गलत था, क्योंकि सीवू उससे स्ट्रॉन्गर नहीं बल्कि एक अलग लीग में था। सीवू की अभी की ताकत उसकी शुरुआत की ताकत से कई गुना ज्यादा थी।
अपने आखिरी वार से सीवू ने मायोंग जीवांग को पीछे फेंक दिया। हार समझकर म्यूंग जीवांग ने अपनी आखिरी ताकत से हाथ उठाया और सीवू की ओर इशारा करते हुए कहा कि पैंडेमोनियम इसे नहीं छोड़ेगा। क्या सीवू को लगता है कि वे उसे यूं ही छोड़ देंगे? सीवू ने कहा कि चाहे तो कोशिश कर ले, अगर जरूरत पड़ी तो वो अकेले पैंडेमोनियम को मिटा देगा। ये सुनकर म्यूंग जीवांग कांप गया और उसने पूछा कि क्या सीवू सच में अकेले उनके खिलाफ वॉर करेगा। सीवू ने ऑरा रिलीज किया और म्यूंग जीवांग तथा पैंडेमोनियम के बाकी मेंबर्स को कहा कि अपनी आंखें खोलकर देखें। फिर सीवू एक कदम आगे बढ़ा, सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार। पैंडेमोनियम के मेंबर्स उस प्रेशर से डर के मारे कांपने लगे और उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। अपनी सुपर पावर पर फोकस करते हुए सीवू ने स्मूथली अपनी लेग उठाई। म्यूंग जीवांग और भी कांप गया, क्योंकि जो वो देख रहा था वो फेक नहीं था। ये पावर इंसानी सीमा से बहुत ऊपर थी। सीवू ने गहरी सांस ली और हर्क्यूल्स की डिवाइन मार्शल आर्ट का उपयोग किया। फॉर्म 1, डिसेंडिंग ड्रैगन स्ट्राइक। सीन पर पहुंचकर ली मिनजंग ने पूछा कि करंट सिचुएशन क्या है। एक ब्यूरो एम्प्लॉई ने कहा कि इसे समझाना कठिन है और कैप्टन खुद देखकर बेहतर समझेंगी। जब तक वे पहुंचे, पैंडेमोनियम के सभी मेंबर्स उसी हाल में पड़े थे। ली मिनजंग ने पूछा कि क्या सभी बेहोश हैं, जिस पर ऑफिसर ने कहा कि सभी नहीं और पूछा कि अब क्या करना है। ली मिनजुंग ने कहा कि सबसे पहले इन सभी की पहचान वेरीफाई करनी होगी और जैसे ही बेहोश लोग जागेंगे उनकी आइडेंटिटी भी वेरीफाई करनी होगी। ये देखना होगा कि किसी पर मर्डर, रेप, फिजिकल इंजरी या असॉल्ट रिजल्टिंग इन सेकेंडरी मेंटल ट्रॉमा या उससे हायर की कन्विक्शन है या नहीं। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला तो उसे वहीं स्पॉट पर मार दिया जाए। ब्यूरो एम्प्लॉई ने कहा कि वो समझ गया। इसके बाद ली मिनजुंग ने जुन सुआ की ओर मुड़कर उसे आदेश दिया कि वो बाकी लोगों की मदद करे। थोड़ी दूरी पर ली मिनजुंग ने अचानक देखा कि उसके पैरों के पास कोई अजीब व्यक्ति पड़ा हुआ है। वो म्यूंग जीवांग था, पैंडेमोनियम के हाई रैंकिंग लीडर्स में से एक, और इस आदमी पर जीत की कोई गारंटी नहीं होती। अगर चौथी इंस्पेक्शन टीम के सभी मेंबर्स भी उस पर हमला कर देते और अगर वो खुद भी लड़ाई में शामिल हो जाती तब भी। इसलिए ली मिनजंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। उधर बैटलफील्ड से भागे हुए सीवू सुइयों से अपना इलाज करने में व्यस्त था। एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस की वजह से उसकी डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन की मास्टरी 3.3% बढ़ गई थी। प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीवू ने राहत की सांस ली और शिकायत की कि उसका शरीर उसे मार रहा है। वह इससे कब ठीक होगा। डिसेंडिंग ड्रैगन स्ट्राइक को किसी इंसान पर इस्तेमाल करना शायद ज्यादा था, लेकिन उसने अपनी पावर को रोका था और फेनरीर के डंजन से कहीं अधिक फोर्स का उपयोग किया था। अगर वो वहां वाला सेम लेवल का पावर यहां इस्तेमाल करता तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचता। खैर, अब उसकी डिवाइन मार्शल आर्ट्स पर कंट्रोल पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गया था और पिछली बार इनका उपयोग करने के बाद उसका स्किल प्लस 1.6% बढ़ा, 10% मार्क तोड़कर 11.03% तक पहुंच गया। लेकिन बात सिर्फ डिवाइन मार्शल आर्ट्स की नहीं थी, उसका स्किल और दूसरे एट्रीब्यूट्स भी बढ़े थे। फिर भी उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था। इसके अलावा पैंडेमोनियम का वो रेड हेड कमीना निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांग था। उसकी तुलना उस बेकार कैंग डोक्चियोल से बिल्कुल नहीं की जा सकती। उसने अचानक ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पर वॉर घोषित कर दी थी और बड़ी संभावना है कि सूनर और लेटर वे फिर सामने आएंगे। लेकिन वो चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीओए को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। सबसे पहले किसी ने इन क्रिमिनल्स को उसे मारने के लिए हायर किया था और उसे ट्रैप में फंसाने के लिए उन्होंने सीओए को टारगेट किया। और अगर वो चियनमेश को घर न लाया होता, सीवू ने खिंचाव लेते हुए खुद से कहा कि चियनमेश शायद अभी सीओए का बहुत कड़ाई से ख्याल रख रहा होगा। अगर ऐसा है तो उसे चियनमेश को कम से कम कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। बॉस उस रिपोर्ट को सुनकर शॉक में था, क्योंकि कोई अचानक म्यूंग जीवांग को कैसे हरा सकता है और वो कौन हो सकता है। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि वो सीवू था और अवेकन डी रैंक। बॉस हैरान था कि एक निकृष्ट डी रैंक ऐसा कैसे कर सकता है। पैंडेमोनियम के लीडर ने पूछा कि क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पैंडेमोनियम का हाई रैंकिंग लीडर किसी लो लेवल हंटर द्वारा मारा गया है। बॉस के गुस्से के डर से सेक्रेटरी ने कहा कि जानकारी अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बॉस तुरंत उसकी ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उसने हिम्मत की है कि वो उसे अनवेरिफाइड जानकारी दे। दबाव सहन न कर पाने के कारण सेक्रेटरी गिर पड़ा और ब्लर होकर बोला कि वहां इंस्पेक्शन ब्यूरो था। ओ जुवॉन ने पूछा कि इंस्पेक्शन ब्यूरो के बारे में वो उसे क्या बताना चाहता है।
सेक्रेटरी ने पूरी कोशिश करके उठते हुए कहा कि वे इसे कंफर्म नहीं कर पाए क्योंकि इंस्पेक्शन ब्यूरो के गार्ड्स ने सीन पर कंट्रोल ले लिया था। उनके लोगों में सर्वाइवर्स थे, लेकिन किसी कारण से वे मानसिक रूप से अस्थिर थे। ओ जुवॉन ने पूछा कि उसे क्यों लगा कि ये शिव सीवू हो सकता है। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि इस घटना से ठीक पहले जियोंग को एक ऑर्डर मिला था। उस ऑर्डर का टारगेट सीवू था और जब वो उस पर काम कर रहा था तभी ये पूरी स्थिति सामने आई। ओ जुवॉन ने पूछा कि क्या अंत में सीवू पकड़ा नहीं गया। सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, किसी निकृष्ट डी रैंक द्वारा अचानक किसी हाई रैंकिंग लीडर को हराना अगर सीवू मिशन का अल्टीमेट टारगेट भी था तो ये केवल लकी कोइंसिडेंस हो सकता था। वो इस पर विश्वास कर सकता था अगर इंस्पेक्शन ब्यूरो इसके पीछे होता, और अगर वो कोई ली मिंजंग जैसी ह्यूमन बुचर होती तो ये पूरी तरह संभव था। ओ जुवॉन को बताया गया कि पैंडेमोनियम के कई मेंबर्स जो बचाए गए थे पूरी तरह अनस्टेबल थे, लेकिन सीवू नाम सुनकर वे स्पष्ट प्रतिक्रिया दिखाते थे। ओ जुवॉन ने पूछा, किस तरह की प्रतिक्रिया? सेक्रेटरी ने कहा कि वे अचानक डर से कांपने लगते थे, जिससे पता चलता था कि वे कितने शॉक्ड थे। ओ जुवॉन ने कहा कि शायद उसने उन्हें डर से भर दिया था। टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए ओ जुवॉन ने सोचना शुरू किया कि हालात देखते हुए ये साफ लगता है कि इसकी जिम्मेदारी सीवू की है। ऐसी स्थिति में संभव है कि वो वास्तव में डी रैंक से नीचे ना हो, लेकिन किसी कारण से उस रैंक पर रुका हुआ हो। इसके अलावा उसने अकेले पैंडेमोनियम और क्रिमिनल वर्ल्ड और सोल को नष्ट कर दिया, जबकि अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखी। अंत में वो उनके ऑर्गेनाइजेशन को भेजे गए रिक्वेस्ट का टारगेट भी था। ओ जुवॉन के चेहरे पर उत्साह के साथ अनायास मुस्कान फैल गई। क्या वो उन्हें वॉर्न कर रहा था? वह घमंडी कमीना। सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या उन्हें सीवू को ट्रैक करना चाहिए। उसके बाद ओ जुवॉन ने आदेश दिया कि पैंडेमोनियम में सभी को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए कि वे सीवू पर कड़ी नजर रखें। आमतौर पर वे उसे ट्रैक करके तुरंत एलिमिनेट कर देते, लेकिन इंस्पेक्शन ब्यूरो के शामिल होने से मामला जटिल हो गया था। बेशक उसे ली मिंजंग की परवाह नहीं है, लेकिन इंस्पेक्शन ब्यूरो इस मामले में कितनी गहराई से शामिल है। पाक सुंज, स्पष्ट रूप से डायरेक्टर खुद भी शायद इसमें शामिल होने लगा है। उधर इंस्पेक्शन ब्यूरो में बॉस ने टेबल से सारे डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए और ली मिंजंग पर चिल्लाया कि क्या वो पागल हो गई है। क्या उसे लगता है कि वो इतनी स्किल्ड है तो वो खास हो गई, तो फिर वो उसकी जगह बॉस क्यों नहीं बन जाती? हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो की सोल ब्रांच के डायरेक्टर किम जिपिल गुस्से में थे क्योंकि उसने न सिर्फ उसके ऑर्डर्स इग्नोर किए बल्कि दर्जन भर लोगों को मार डाला। ली मिंजंग ने माफी मांगी और समझाया कि वे सभी खतरनाक क्रिमिनल्स थे जिनकी पहचान कंफर्म हो चुकी थी। किम जिपिल ने पूछा कि वो उससे कैसे बहस करने की हिम्मत कर रही है। भले ही वे क्रिमिनल्स थे, उन्हें पहले ही न्यूट्रलाइज किया जा चुका था। क्या उसे ये समझ में आता है? उसने उन्हें सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा था, वो मर्डर था। इस बार उसने हद पार कर दी थी। ली मिंजंग ने फिर माफी मांगी, लेकिन डायरेक्टर ने उसे रिजाइन करने का आदेश दिया। मिशन में शामिल गार्ड्स इस पर आउटरेज हो गए। कैप्टन ने पूछा कि क्या वे भी रिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टर को नजरअंदाज करते हुए गार्ड ने कहा कि कैप्टन तो बस एक गार्ड के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रही थीं। कैप्टन ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया और कहा कि वो चाहें तो अभी इसी वक्त सबको निकाल सकते हैं, लेकिन वो कैप्टन ली की वजह से उन्हें माफ कर रहा है। इसलिए उसने उन्हें अनावश्यक बातें बंद करने और कैप्टन ली को रिजाइन करने देने की सलाह दी। ली मिंजंग ने स्वेच्छा से रिजाइन करने पर सहमति दे दी, लेकिन उसके सबॉर्डिनेट्स इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाए। ली मिंजंग ने हाथ हिलाकर उन्हें जाने का संकेत दिया, लेकिन गार्ड्स चिल्लाए कि ये नाइंसाफी है। आखिर उनका बॉस तो बस इसलिए डर रहा था कि कहीं क्रिमिनल से ब्राइब लेते हुए पकड़ा न जाए। ये सुनकर किम जीपील ने टेबल पर हाथ पटका और उछलकर पूछा कि ऐसी बकवास बोलने की हिम्मत किसने की। अचानक उसकी नज़र ली मिंजंग की गंभीर निगाहों से मिली और ली मिंजंग ने कहा कि वो रिजाइन कर रही है। उसने ये भी कहा कि टीम के बाकी मेंबर्स को इसमें शामिल न किया जाए। डायरेक्टर किम जीपिल अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और गला साफ करते हुए धीरे से ली मिंजंग की बात से सहमत हो गया, लेकिन कोई इससे असहमत हुआ और ऑफिस में प्रवेश करते हुए कहा कि उसके विचार में ली मिंजंग को भी अकेला छोड़ देना चाहिए। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि इंस्पेक्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर जनरल स्वयं आ पहुंचे थे। जुन सुआ ने इंस्पेक्टर जनरल से पूछा कि उन्हें यहाँ क्या लाया। हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर जनरल बाक सेओंजे ने जवाब दिया कि उसने सुना था कि पैंडेमोनियम यहाँ सक्रिय हुआ है, इसलिए वो आया। फिर वो ब्रांच डायरेक्टर के पास गया और पूछा कि क्या ब्रांच हेड होने के नाते वो पैंडेमोनियम के खतरे से अनजान था। इसके अलावा उसे अभी अभी पता चला था कि डायरेक्टर क्रिमिनल्स को रिहा कर रहा था।
डरे हुए किम जीपील ने तुरंत कहा कि ये गलत फहमी है। पार्क संज ने कहा कि वे इसका पता लगा लेंगे। फिर फुटस्टेप्स सुनाई दी और उसके सबऑर्डिनेट्स ऑफिस में दाखिल हुए। पार्क संज ने कहा कि ये गलत फहमी है या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। फिर वो मुड़ा और ली मिनजंग से पूछा कि क्या वो कैप्टन ली है। उसने उत्तर दिया कि ये सही है। पार्क संज ने कहा कि वो उससे बात करना चाहता है और पूछा कि क्या उसके पास समय है। कुछ देर बाद पार्क संज और ली मिनजंग ऑफिस में अकेले थे। पार्क संज ने पूछा कि क्या वो उससे सीधा सवाल कर सकता है, क्या ये उसने किया था। उसके सामने इंस्पेक्शन ब्यूरो का डायरेक्टर पार्क संज खड़ा था, वह आदमी जिसने कोरिया की अनगिनत क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस की पागल हरकतों को रोक दिया था और जो उनके खिलाफ एक जीवित वार्निंग माना जाता था। वो पार्क सोंग ह्यून का बेटा भी था, दुनिया को बचाने वाले 13 हीरोज में से एक। पार्क ने कहा कि उसने इंसिडेंट के बारे में सुना है और पूछा कि अरेस्ट के दौरान कोई अनएक्सेप्टेबल घटना हुई थी क्या। नजरें हटाते हुए ली मिनजंग ने कहा कि वो सब बताएगी, लेकिन उसी समय पार्क ने अपनी कहानी शुरू कर दी। अतीत में जब डीमन वर्ल्ड ने उन पर हमला किया था, अवेकेंड ही मानवता की आशा थे, लेकिन अब जब दुनिया स्थिर हो गई थी, उनकी पावर सिर्फ पैसा कमाने के साधन बन गई थी। उसके पिता ने कहा था कि यह प्राकृतिक क्रम का हिस्सा है। उन्होंने इसके लिए दशकों तक संघर्ष किया था, क्योंकि वो इस दुनिया को किसी भी व्यक्ति से ज्यादा चाहते थे। लेकिन निश्चित रूप से पैंडेमोनियम जैसे लोग होंगे जो अपनी पावर का दुरुपयोग करेंगे। हालांकि उसके पिता उनके कर्मों की निंदा करते थे, लेकिन कहा करते थे कि वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका मानना था कि अगर वो दुनिया पर शासन करने लगेंगे तो वे भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। उनके पिता कहते थे कि कोई इंसान स्वयं जस्टिस नहीं बन सकता, लेकिन वो इस बात से असहमत है। भले ही वे जस्टिस न बन सकें, वे उसकी ओर प्रयास कर सकते हैं। बेशक सीमा होती है जिसका पालन करना चाहिए, लेकिन कीचड़ में उतरकर लड़ने पर गंदा हुए बिना रहना असंभव है। इसलिए उसने ली मिनजंग से पूछा कि अरेस्ट के दौरान कोई अनअवॉइडेबल किलिंग हुई थी क्या। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद ली मिनजंग ने कहा कि यह सच है। पार्क ने पूछा कि क्या ये उसने किया था। ली मिनजुंग ने कहा कि वो नहीं जानती। पार्क ने पूछा कि क्या वो जानती है कि ये किसने किया हो सकता है। ली मिनजंग ने कहा कि उन्होंने आसपास के सभी सीसीटीवी चेक किए, लेकिन कोई अंदर आता या बाहर जाता नहीं दिखाई दिया। क्रिमिनल्स में सर्वाइवर्स थे जो होश में आए थे, लेकिन वे सभी मानसिक रूप से अस्थिर थे। पार्क ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। ली मिनजंग ने समझाया कि वे इतने डरे हुए थे कि स्पष्ट रूप से सोच भी नहीं पा रहे थे। अपनी घबराहट की हालत में वे एक ही नाम बार बार दोहरा रहे थे। पार्क संज ने पूछा कि क्या वो सही समझ रहा है कि ये किसी एस रैंक हंटर का नाम था। ली मिनजुंग ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो एस रैंक हंटर नहीं था, बल्कि एक निकृष्ट डी रैंक था। सीवू ने फेनरीर से पूछा कि क्या उसे ये पसंद आया, जिस पर उसने खुशी से भौंककर जवाब दिया। उसी समय सियोआ जाग गई और अपने भाई को देखकर बोली कि वो आज काफी जल्दी उठ गया है। सीवू ने पूछा कि क्या उसने आज अच्छी नींद ली। अगर वो उठने के बाद दूर हैंडल देखती तो उसे ये अजीब लगता, लेकिन सौभाग्य से उसने उसे ठीक कर दिया था और उसकी डिवाइन मेटलर्जी स्किल 0.1% बढ़ गई। सीवू डिवाइन मेटलर्जी के लिए बहुत ग्रेटफुल था, क्योंकि पता चला कि ये सिर्फ बैटल इक्विपमेंट बनाने तक सीमित नहीं है। अब जब उसने इस बारे में सोचा, सीवू ने सोचा कि अगर ऐसा फिर हुआ तो क्या होगा। हालांकि सियोआ की रक्षा चियोनमिश कर रहा था, फिर भी कुछ गलत होने की संभावना थी। अचानक सीवू के मन में विचार आया, शायद उसे अपना घर खुद बनाना चाहिए, और अगर वो हेफेस्टस की डिवाइन मेटलर्जी का उपयोग करके नया घर बनाए तो वो अपनी बहन को डंजन ब्रेक-इन्स या अनऑथराइज्ड इंट्रूजन से उच्चतम सुरक्षा दे सकता है। एकमात्र समस्या ये थी कि वह घर कहाँ बनाए। आखिर वो सेवा के इलाज की वजह से सियोल से दूर नहीं जा सकता था। सीवू को अचानक याद आया कि इस समय उसके बैंक अकाउंट में 10 बिलियन मौजूद हैं। इसलिए वो सोचने लगा कि क्या उसे वो घर खरीद लेना चाहिए जिसमें वो और उसकी बहन अभी रहते थे। सीवू ने सियोआ और फेनरीर से कहा कि वो बाहर जा रहा है। सियोआ ने उसे जल्दी लौटने की शुभकामना दी और फेनरीर ने पीछे से भौंककर उसे विदा किया। जैसे ही सीवू घर से बाहर निकला, एक अजनबी उसके सामने दिखाई दिया और उससे एक सवाल पूछने की अनुमति मांगी। इंस्पेक्टर जनरल बाक सेओनजे ने पूछा कि क्या उसका नाम सीवू है। जब सीवू ने उसे देखा, वो सोचने लगा कि ये आदमी कौन है। फिर उस आदमी का चेहरा उसे परिचित लगा, मानो उसने उसे न्यूज में देखा हो। कुछ पल सोचने के बाद सीवू को एहसास हुआ कि उसके सामने खुद बाक सेओनजे खड़ा है। ये समझते ही सीवू अचानक घबरा गया,
क्योंकि हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो का डायरेक्टर यहाँ क्या करने आया था। इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, वो क्रिमिनल वर्ल्ड में कल हुई घटना की वजह से आया था। शायद ब्यूरो के नज़रिए से ये कोई ऐसा मामला नहीं था जिसे अनदेखा किया जा सके। सीवू को लगा कि उसे और सावधान रहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वो साफ नहीं सोच पाया था क्योंकि पैंडेमोनियम के मेंबर्स सीओआ को इसमें घसीट रहे थे। लेकिन बाक सेओंजे इतनी जल्दी और खुद उससे मिलने क्यों आया? सीवू ने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की क्योंकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ था। उसे सावधानी से काम लेना था। अपने नर्वस होने को छिपाते हुए सीवू ने कहा कि हाँ, वो ही सीवू है। इसके तुरंत बाद बाक सेओंजे ने पूछा कि क्या वो वही आदमी है जिसने कल क्रिमिनल वर्ल्ड ऑफ सोल को उलट पुलट कर दिया था। बाक सेओंजे ने कहा कि लोगों को इतनी भयानक स्थिति में छोड़ने के बावजूद वो आज एकदम सामान्य और शांत दिन बिता रहा है। सब खत्म हो चुका था क्योंकि बाक सेओंजे सब जानने के बाद आया था। म्यूंग जिवांग की तुलना में बाक सेओंजे एक पूरी अलग लीग में था, जिसका मतलब था कि सीवू उसे हरा नहीं सकता। बाक सेओंजे उसे यहीं पर मार सकता था, इसलिए उसे अभी जितना दूर हो सके भाग जाना चाहिए था। लेकिन सीओआ घर पर थी और ऐसे समय भाग जाना उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। फेनरिर उसके साथ होने के बावजूद वो बाक सेओंजे के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए सीवू पीछे नहीं हट सकता था। अचानक बाक सेओंजे ने एक कदम आगे बढ़ाया, सीवू के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वो गार्ड बनना चाहेगा। सीवू घबरा गया, उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। लेकिन बाक सेओंजे से ऐसा अचानक सवाल सुनकर वो बोल पड़ा, क्या? बाक सेओंजे ने फिर से पूछा कि क्या वो गार्ड बनना चाहता है। सीवू गार्ड की मंथली सैलरी याद करने की कोशिश करने लगा। शायद वो एक सिविल सर्वेंट की एवरेज सैलरी जितनी थी, यानी ज़्यादा नहीं। दूसरी ओर एक क्वालिफाइड गार्ड की सैलरी कई सौ मिलियन से लेकर कई बिलियन तक जाती थी, और ये उसकी ज़रूरत के हिसाब से अभी भी कम थी। उसके मंथली सब्सक्रिप्शन खर्चों को ध्यान में रखते हुए 10 बिलियन भी काफ़ी नहीं थे। तो फिर बाक सेओंजे ने उसे ऐसी ऑफ़र क्यों दी? अगर वो ऑफ़र रिजेक्ट होने पर तुरंत जाना चाहता था तो फिर खुद उससे मिलने क्यों आया? अगर ये क्रिमिनल वर्ल्ड वाली घटना के बारे में था तो उसे पहले कोई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। इस सब से परेशान होकर सीवू को सिरदर्द होने लगा और वो सोचने लगा कि वो इसके बारे में इतना सोच ही क्यों रहा है। उसे बस वही ध्यान देना था जो वह कर रहा था। कुछ देर बाद लैंडलेडी ने सीवू से पूछा कि वो आज उसके पास क्यों आया है। सीवू ने बताया कि ये घर के बारे में है जिसमें वो और उसकी बहन रहते हैं। सीवू ने पूछा कि क्या वो घर बेच रही हैं। लैंडलेडी ये सुनकर हैरान हुई और पूछा कि उसने अचानक ये सवाल क्यों पूछा। सीवू जवाब दे पाता इससे पहले ही लैंडलेडी ने कहा कि उसे चिंता न करे क्योंकि जब तक वो और सीओआ वहां रह रहे हैं वो ये घर किसी को नहीं बेचेगी। उसने कहा कि रियल एस्टेट मार्केट खराब हालत में है और कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसलिए अभी घर वैसे भी आसानी से नहीं बिकते और इतनी हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ मॉर्गेज पेमेंट्स लोगों की जान ले रही हैं। लैंडलेडी जोश में आकर बोली कि वो घर बेचने के बारे में सोच भी नहीं रही, इसलिए उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सीवू हल्का सा हंसा और कहा कि उसका मतलब वो नहीं था। असल में वो पूछना चाहता था कि क्या वो घर उसे बेचने पर विचार करेंगी। होम ओनर ने पूछा कि वो क्या कह रहा है, क्या उसकी वर्तमान स्थिति उसे ऐसा करने की अनुमति देती है। सीवू ने लैंडलेडी को याद दिलाया कि वो अवेकेंड है, जिसका मतलब है कि उसकी जॉब अब ठीक चल रही है। उसने कहा कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति अभी ठीक है और वो ये घर खरीदने का सोच रहा है। लैंडलेडी खुश हुई ये सुनकर कि उसकी हालत सुधर रही है। फिर उसने पूछा कि अगर ऐसा है तो वे किसी दूसरे घर में क्यों नहीं चले जाते। आखिरकार उनका वर्तमान घर पुराना, जर्जर और रहने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं था। सीवू ने माना कि उसे इस घर से लगाव हो गया है। चूंकि सीवू इसे खरीदना इतना चाहता था, लैंडलेडी ने पूछा कि वो इतना कम क्यों मांग रही थी। होमओनर ने कहा कि वो जानती है कि सीवू ने अब तक बहुत कठिन समय झेला है, इसलिए ये सबसे कम था जो वो उसके लिए कर सकती थी। साथ ही वो मार्केट में इससे ज़्यादा पर इसे बेच भी नहीं सकती थी, तो बेहतर है कि सीवू इसे इतनी सस्ती कीमत पर ले ले। सीवू ने कहा कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो लैंडलेडी न होती तो वो और सीओआ शायद बेघर हो जाते। इसलिए सीवू ने प्रस्ताव दिया कि वो ये घर 1 बिलियन वन में खरीदेगा। ये सुनकर होम ओनर का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि ये पूरा 1 बिलियन था। कुछ देर बाद सबवे में सीवू को पता चला कि घर बनाना उसकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल काम है। सीवू ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स क्यों होती हैं, ओनरशिप ट्रांसफर, बिल्डिंग परमिट्स और न जाने क्या क्या। सिर्फ परमिट्स लेने में ही महीनों लग जाते
और उसे पूरे सोल में घूम घूम कर दस्तावेज इकट्ठा करने पड़ते। सीवू ने उस भारी बोझ पर लंबी सांस ली जो अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा था। वो काफी समय से अपने यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था और इस वजह से उसकी कमेंट सेक्शन शिकायतों से भर गई थी। इसके ऊपर उसे हान चेरिन के साथ अपनी स्वॉर्ड टेक्निक लेसन की तैयारी भी करनी थी। उसी कारण सीवू ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। कुछ टैप्स के बाद जांग सानफेंग के चैनल की सब्सक्रिप्शन के लिए उसके अकाउंट से 2 बिलियन कट गए। अब उसके खाते में सिर्फ 7.5 बिलियन बचे थे, लेकिन रेंट डिडक्ट होने के बाद उसके पास केवल 6.5 बिलियन वन बचे। उसे हर महीने 3.1 बिलियन वन भी चुकाने पड़ते थे। एसएस रैंक ताइजी में महारत हासिल करने के बावजूद सीवू अपनी पैसों की समस्या से बेहद परेशान था। ऐसे में उसे लगा कि उसे सीधे जाकर ही बात कर लेनी चाहिए। एसएच ग्रुप, हंटर गिल्ड ऑफिस, होस्टिंग हॉल। चमकदार अंदाज में हान चेरिन कमरे में दाखिल हुई और पूछा कि क्या वो ज्यादा देर से इंतजार कर रहा था। सीवू ये सोचने लगा कि हान चेरिन हर दिन और भी खूबसूरत क्यों लगने लगी है। खैर, उसने खुद को किसी और बात पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। सीवू ये सोचने लगा कि उसके ट्रेनिंग सेशन की कीमत कितनी होगी। नर्वस होते हुए सीवू ने कहा कि वो सप्ताह में 2 बार क्लास लेने के बारे में सोच रहा था और मंथली फी। चेहरा सिकोड़ते हुए सीवू ने नजरें फेर लीं और बोला 10 बिलियन वन। हान चेरिन ने तुरंत कहा कि ये अच्छी कीमत लगती है, जिससे सीवू चौंक गया। चौंक कर सीवू सोचने लगा कि उसने इतनी जल्दी जवाब क्यों दे दिया। क्या ये 10 बिलियन एसएच ग्रुप के लिए बस छुट्टा पैसा था? अगर ऐसा था तो शायद उसे और ज्यादा मांग लेनी चाहिए थी। उसी समय हान चेरिन ने कहा कि 10 बिलियन वही रकम है जो वो खुद ऑफर करना चाहती थी। उसने कहा कि उसके ग्रैंडफादर इससे ज्यादा अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये मंथली भुगतान था, वन टाइम फी नहीं। ये सुनकर सीवू ने कहा कि 10 बिलियन बिल्कुल सही है। असल में ये बात सही थी क्योंकि 120 बिलियन वन सालाना एसएच ग्रुप के लिए भी काफी बड़ी रकम थी। सीवू ने कहा कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। शारन ने पूछा कि उसे क्या चाहिए। असहज महसूस करते हुए भी सीवू ने समझाया कि वो अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन इसकी प्रोसीजर्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थीं। हान चेरिन ने पूछा कि क्या वो घर खुद बनाने की योजना बना रहा है। सीवू ने तुरंत इसकी पुष्टि की। हान चेरिन ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा कि वो देखेगी कि इसमें उसकी क्या मदद कर सकती है। सीवू ने घबराकर हंसी छोड़ी और हान चेरिन का धन्यवाद किया। सीवू सोचने लगा कि हान चेरिन हर चीज इतनी जल्दी मान क्यों लेती है। कुछ समय बाद काफी मेहनत करने के बाद सीवू ने एक नई तलवार बनाई, लेकिन सिस्टम नोटिफिकेशन के अनुसार ये एक डिस्पोजेबल आइटम था, नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं, जिससे सीवू दुखी हुआ। उसी समय उसकी डिवाइन मेटलर्जी 1.1% बढ़ गई। सीवू को लगा कि इस तलवार को डिस्पोजेबल कहना ठीक है क्योंकि इसके बनाने में जो मटेरियल्स लगे थे वे उस ग्लव में इस्तेमाल हुए मटेरियल्स की तुलना में काफी लो लेवल के थे। ये तलवार देखकर सीओ पालग्वांग सीवू के काम से बहुत खुश हुआ। जब उसने सीवू की स्किल्स में इतनी बढ़ोतरी देखी तो उसने पूछा कि क्या वो लगातार ट्रेनिंग करता रहा था तब से जब वे आखिरी बार मिले थे। सीवू खुद भी नहीं जानता था कि वो अब इस स्तर की चीजें कर सकता है। पहले वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स चेरिन फैमिली को सौंप चुका था, जिसका मतलब था कि अब बाकी काम कम बचे थे। तभी किम सोयुन अचानक स्मिथी में घुसी और सीओ पालग्वांग को अभिवादन किया। पालग्वांग ने पूछा कि वो आज यहाँ कैसे आई। फिर उसने कहा कि वे काफी समय से नहीं मिले थे। किम सोन ने जवाब दिया कि वो बस यहाँ से गुजर रही थी और सोचा कि वो उसे हेलो बोल दे। फिर उसने सीवू से कहा कि वे काफी समय से नहीं मिले और पूछा कि वो कैसा है। भारी मन से सीवू ने कहा कि बहुत कुछ हुआ है। किम सोन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या हुआ। फिर सीवू के दिमाग में पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में जो भी बीता था सब चमक गया और उसने कहा कि वास्तव में कुछ खास नहीं हुआ। किम सोयुन ने कहा कि वो समझती है। फिर उसने कहा कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़े तो वो उससे कह सकता है। सीवू ने कहा कि चूंकि उसने खुद ये बात कही है। सीवू अचानक झुककर बोला कि क्या वो उससे एक छोटा सा फेवर मांग सकता है। किम सोयुन उसकी अचानक हरकत से चौंक गई। फिर सीवू ने कहा कि बात ज्यादा गंभीर नहीं है। वो जानना चाहता था कि क्या वो उसके लिए कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स का इंतजाम करा सकती है। बिल्डिंग मटेरियल्स सुनते ही किम सोन फिर से चौंक गई। उसने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है और पूछा कि उसे अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सीवू ने बताया कि वो एक घर बनाने की योजना बना रहा है। किम सोयुन ने यह सुनकर सोचा कि सीवू घर बनाना चाहता है। फिर उसने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा और पूछा कि क्या वो उसे ये नहीं बताएगा कि वो घर खुद बनाने वाला है।
सीवू ने शर्माते हुए कहा कि हाँ, यही बात है। किम सोयन ने कहा कि उसे पता था कि वो इक्विपमेंट बनाने में स्किल्ड है, लेकिन घर बनाना बिल्कुल अलग चीज है। सीवू ने उसे एक कागज दिया और कहा कि ये वो सारी मटेरियल्स की लिस्ट है जिन्हें उसे चाहिए। लिस्ट देखते ही किम सोन को एहसास हुआ कि ये तो बिल्डिंग मटेरियल्स थे ही नहीं। अचानक उसके मन में बात स्पष्ट हुई और उसने पूछा कि क्या वो सच में मॉन्स्टर पार्ट्स से घर बनाने की योजना कर रहा है। सीवू ने उसकी बात की पुष्टि की और समझाया कि वो अपने घर को इक्विपमेंट में बदलने की सोच रहा है। पार्क में बाक सेओंजे ने टीम लीडर पार्क से पूछा कि सब कैसे गया। हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो की रीजनल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन पार्क टेमिन ने जवाब दिया कि ओजुआन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। शायद वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बहुत सावधान था। बेक सियोंजाई ने पूछा कि क्या सच में ऐसा है। फिर उसने कैन से एक घूंट लिया और कहा कि अगर ऐसा है तो उसकी किस्मत खराब है। बाक सेओंजे ने कैप्टन पार्क से पूछा कि वो क्या देख रहा है। क्या ये इसलिए था कि उसने खुद के लिए एक ड्रिंक ले लिया था। बाक सेओंजे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पाक टेमिन को भी ये ड्रिंक पसंद था। पाक टेमिन की बात काटते हुए उसने पूछा कि उसने उसे जाने क्यों दिया। बेक सियोंजाई ने पूछा कि क्या वो सीवू की बात कर रहा है। फिर उसने कहा कि सोल ब्रांच की 4th टीम की कैप्टन ली ने बताया था कि अपनी क्लमजी अपीयरेंस के बावजूद वो सबसे ह्यूमेन हंटर्स में से एक था जिसे उसने कभी देखा है। फिर उसने कैप्टन पार्क से पूछा कि वो कितने समय से इंस्पेक्शन ब्यूरो में काम कर रहा है। कैप्टन पार्क ने जवाब दिया कि वो वहां 7 साल से काम कर रहा है। बाक सेओंजे ने माना कि वो भी काफी समय से वहां था और उसने उसे बताने का फैसला किया कि वो 11 साल की उम्र में अवेकेंड हुआ था और अपने पिता से 8 साल की ट्रेनिंग ली थी। बाद में उसके पिता ने उसे कहा था कि वो दुनिया में जाए और खुद उसके बारे में सब कुछ जाने। इसी वजह से वो 5 साल तक दुनिया में भटकता रहा। उसके बाद इंस्पेक्शन ब्यूरो में शामिल हुआ और अब वो वहां 20 साल से काम कर रहा है। इस दौरान उसने अनगिनत क्रिमिनल से निपटा और बहुत से लोगों को मारा, शायद उतने ही या उससे ज्यादा जितने मॉन्स्टर्स उसने अपने हाथों से मारे। शायद इसीलिए उसे लगता है कि इंसान मानवता से रहित मॉन्स्टर्स से भी बुरे होते हैं। उसने बड़ी दर्दनाक तरीके से समझा कि काइंडनेस हमेशा काम नहीं आती। सामान्य तौर पर वो लोगों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा उन्हें कंटेम्प्ट के साथ देखता है क्योंकि अब हर व्यक्ति उसे क्रिमिनल जैसा लगता है। इसके बावजूद अभी भी कुछ लोग हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है। बाक सेओंजे ने कैप्टन पार्क से पूछा कि क्या वो अनुमान लगा सकता है कि वे कौन हैं। कुछ पल सोचने के बाद पाक टेमिन ने स्वीकार किया कि उसे यकीन नहीं था। बाक सेओंजाई ने कहा कि वे लोग हैं जिन्हें अपने परिवारों को खिलाना होता है। ये कोई भी नहीं कर सकता, ये सेल्फ सैक्रिफाइस मांगता है। दुनिया के सभी माता पिता इसलिए इतने अद्भुत होते हैं। और सीवू की एक बीमार बहन है। बाक सेओंजे बेंच से उठकर बोला कि सीवू को अपनी बहन को सिर्फ खिलाना ही नहीं बल्कि बचाना भी है। कैप्टन पार्क ने कहा कि भले ही ये सच हो, लेकिन ये बेहद संदिग्ध था कि सीवू ने अपने रैंक के बारे में झूठ बोला और असल बात ये थी कि उसने इस शहर के पूरे क्रिमिनल वर्ल्ड को अकेले नष्ट कर दिया था। बाक सेओंजे ने उसे याद दिलाया कि उन्हें ये पता नहीं है कि उसने रैंक के बारे में झूठ बोला है। पाक टेमिन ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। इंस्पेक्टर जनरल ने जवाब दिया कि लोग उन्हें मर्डरर्स कहते हैं और वे गलत भी नहीं हैं, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, उनकी तलवारें सिर्फ क्रिमिनल्स की ओर ही उठनी चाहिए। कैन को कूड़ेदान में फेंकते हुए बाक सेओंजे ने कहा कि उसे वो दुनिया पसंद है जहां लोग शांति से जी सकें। यही वो दुनिया थी जिसे उसके पिता ने बचाया था। कैप्टन पार्क ने पूछा कि वो आगे क्या करने वाला है। बाक सेओंजे ने जवाब दिया कि वो एसएच ग्रुप जा रहा है। पाक टेमिन ये सुनकर चौंक गया। बाक सेओंजे रुका और कैप्टन पार्क को उसके ही शब्दों की याद दिलाई। उनकी तलवारें सिर्फ क्रिमिनल्स पर ही चलनी चाहिए। सीवू ने किम सोयुन से कहा कि वो अपने घर को एक बेस में बदलने की योजना बना रहा है। सीओ पलग्वांग ने पूछा कि क्या वो सच में घर बनाना जानता है। सीवू ने जवाब दिया कि उसने कभी कंस्ट्रक्शन काम नहीं किया, लेकिन उसे लगता है कि वो कर सकता है। फिर सीवू ने किम सोयुन से पूछा कि क्या सारे मटेरियल्स इकट्ठा करना मुश्किल होगा। लिस्ट को कुछ बार देखने के बाद किम सोन ने कहा कि ये संभव है और कि पैसा असली समस्या नहीं है। और सही कहें तो ये आधी समस्या थी, क्योंकि ड्रैगन टर्टल शेल, गोलम कोर, डेथ नाइट आर्मर जैसे मटेरियल्स लोअर बी रैंक से हायर ए रैंक तक के हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स से आते हैं और ये सिंपल मॉन्स्टर्स नहीं होते। इसके अलावा हंटर्स भी इन आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी जुटाना मुश्किल होगा। अधिक सटीक रूप से कहें तो सप्लाई बहुत कम थी, क्योंकि हंटर्स शायद ही कभी अपना प्रे बेचते हैं।
सीवू ने कहा कि वो समझ गया, जिस पर किम सोयून ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह कमी है। अगर वो एक्स्ट्रा भुगतान करने को तैयार हो तो शायद ये संभव हो सके। किम सोयून ने अपना स्मार्टफोन निकाला और सब चेक करते हुए कहा कि 3 गुना मार्केट प्राइस पर सभी मटेरियल्स खरीदे जा सकते हैं, यानी लगभग 3 बिलियन वॉन। 3 बिलियन सुनते ही सीवू पर बिजली गिर गई। सौभाग्य से उसे हान चेरिन को ट्रेनिंग देने के बाद काफ़ी पैसे मिल चुके थे, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन किम सोयून ने जोड़ा कि इसके बावजूद सब कुछ जुटाना आसान नहीं होगा। सीवू ये सोचने लगा कि वो क्या करे। वो मटेरियल्स की क्वालिटी कम कर सकता था, लेकिन वो सीओआ की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता था। सीवू ने पूछा कि क्या वो लिस्ट में से जितने भी संभव हो सकें उतने मटेरियल्स तुरंत जुटा सकती है। किम सोन ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेगी। मुख्य समस्या ये थी कि हंटर्स अपनी लूट बेचते ही नहीं, इसलिए ऑफर्स बहुत कम थे। अचानक सीवू के दिमाग में विचार आया, क्योंकि वो भी हंटर था, क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद भी डंजन में मटेरियल्स इकट्ठा कर सकता है? लेकिन समस्या ये थी कि जिन मॉन्स्टर्स का उसे शिकार करना था वे कम से कम लोअर बी रैंक के थे, और वो अभी भी लोअर डी रैंक हंटर था, इसलिए उसे हंटिंग परमिट मिलना असंभव था। तो शायद अब समय था कि वो अपना रैंक बढ़ाए। रैंक बढ़ाने के 2 मुख्य तरीके थे। पहला, वो हंटिंग में सफलता हासिल करे और अपनी स्किल्स के लिए मान्यता पाए। दूसरा, वो रिव्यू के लिए आवेदन करे जिससे उसका रैंक तुरंत बदला जा सके। शुरुआत में हंटर्स के पास सिर्फ पहला तरीका था, लेकिन अवेकनिंग का रेयर फिनोमेनन आने के बाद दूसरा तरीका उपलब्ध हुआ। इसका अर्थ होता है सेकंड अवेकनिंग। सेकंड अवेकनिंग नई कैरेक्टरिस्टिक देने या पुरानी को मजबूत करने का कारण बन सकता है। इस अवेकनिंग का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कभी कभी होता है। इसके कारण हंटर्स रीअसेसमेंट के बाद नया रैंक प्राप्त कर सकते हैं। सीवू ने अपना स्मार्टफोन निकालकर अपनी करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखीं। उसका इनसाइट 41.9% मास्टरी तक पहुंच चुका था, सुपर स्ट्रेंथ 21.48%, डिवाइन मेडिसिन 8.7%, डिवाइन मेटलर्जी 18.03%, हेराक्लीस की डिवाइन मार्शल आर्ट्स 11.03% और जेंटलमैनली विजडम 4.11% मास्टरी तक पहुंच चुकी थी। वो अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। संतुष्ट होकर सीवू ने फौज में अपना काम जारी रखा।